हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे और आप इस एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे और सभी को हम छोड़ देंगे। एनसीईआरटी आप तो जानते हैं कि सभी एग्ज़ाम के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो हमारी लगभग चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए अपने चैप्टर पर चलते हैं। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। तो इतनी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। लोग पहले कहाँ रहते थे। लोग पहले कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ अपने ये इम्पोर्टेंट है। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों से ही संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आखेट शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लगभग 8000 साल पहले वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ उपजाना प्रारंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरियों और गाय बैलों जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ तथा मध्य भारत के विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। उत्तर पूर्व में गारो और विंध्य की पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो ये देखो, हम मानचित्र में देखते हैं। ये देखो, ये है किरथर की पहाड़ियाँ और ये है सुलेमान, और ये सिंधु नदी है, और ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था और यहाँ पर गेहूँ और जौ। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मानचित्र तथा सिंधु, इनके सहायक नदियों का पता लगाने की कोशिश करो। ऊपर मैंने भी बताया है, लगभग सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं।
लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व, मतलब 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे बसे थे, और ये 2500 समुद्र के तट के किनारे लगभग 2500 वर्ष पूर्व विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। मतलब पहले जो मगध साम्राज्य था वो इस समय है वर्तमान बिहार में। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपीय द्वीप के एक दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी जैसे ऊंचे पर्वतों और पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। मतलब कभी वे किसी काम की तलाश में जाते थे, कभी किसी काम की तलाश में, तो कभी यात्रा के वजह से, और कभी सेनाएं ले जाने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। अगर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके। कि चाह में उत्सुकता की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। लोग आज यात्राएं क्यों करते हैं? जानते हैं आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? फिर बार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देश का नाम कैसे, भारत का नाम कैसे पड़ा? अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यमन का पता लगाओ, वो हम अभी पता लगा लेंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? पहले तो अतीत जान लो क्या है। अतीत बीते हुए कल को अतीत कहते हैं। अतीत के बारे में हमें कई तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं। जो हाथ से लिखी जाती हैं उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला
शब्द मैन्युक्राफ्ट शब्द लैटिन तथा मेनु जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ये एक पांडुलिपि दी हुई है यहाँ पर। ये एक पांडुलिपि है, ये पढ़ लेते हैं हम। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी सी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। मतलब ये जो पांडुलिपि है ये लगभग 1000 साल पुरानी पांडुलिपि है, समझे। 1000 पुरानी पांडुलिपि है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। मतलब पहले की जो भाषाएं थी वो तमिल और प्राकृत थे। प्राकृत भाषाएं साधारण इंसान प्रयोग करते थे और तमिल जो विद्वान होते थे वो प्रयोग करते थे। आज हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उसे कहते हैं जो पत्थरों या कठोर वस्तुओं पर लिखे जाते हैं, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। और जो भूर्ज के पत्रों या फिर ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते हैं उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। ओके। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाने के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकते हो? ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक है लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ो कि जब हम यह लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों की भाषाएं हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। बाएं में प्राचीन में एक पात्र है। ये लगभग 4700 वर्ष पुराना पात्र है और ये लगभग 2500 वर्ष पुराना सिक्का है।
इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता है। आज हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में ये कैसे भिन्न है। पहले के सिक्के में ये नक्काशी होती थी और ये गोल नहीं होते थे। अब के सिक्के गोल होते हैं और उसमें बहुत भिन्नता है, आप विस्तार से देख लेना। ओके, सिक्के लेकर तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु से बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में भी सुरक्षित रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक अतीत का पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है कि वो ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज देखते हैं, समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा जंगल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या होता है, आप देखें। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह के कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से जानी जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ये चैप्टर समाप्त होने को है। अब ये थोड़ा सा इतिहास और तिथियां बची हुई हैं, इसे हम
कवर कर लेते हैं। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ईस्वी लिख पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है इनमें जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान के पहले है। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अन्यत्र बचा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इस चैप्टर में कुछ उपयोगी शब्द और उपयोगी तिथियां हैं। और इसमें मैं जैसे जैसे कंप्लीट करता जाऊंगा चैप्टर, वैसे वैसे इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाता जाऊंगा और अपलोड करता जाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर ताकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल हो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को